स्टूडेंट्स, आज हमारा एंटीटेस्ट के ऊपर थर्ड लेक्चर है। पिछली दो वीडियोस में हमने दो ग्रेट आइडियाज स्टडी किए थे जो इवेंचुअली हर सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते थे। आज हम थर्ड वीडियो में थर्ड आइडिया लेके आए हैं जो आपको सोचने का एक नया अंदाज फराहम करेगा और इसकी मदद से जो एमसीक्यू आपको नहीं आता होगा या जिस चीज में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी वहां पे आप ये आइडिया विद इन 1 to 2 सेकंड्स अप्लाई कर सकते हो और जल्दी आंसर्स को अडॉप्ट कर सकते हो। मैं आपको जो पूरा एंटीटेस्ट का कोर्स टीच करने जा रहा हूं, मैंने उसमें कोई टॉपिक नहीं टीच करना, कोई एमसीक्यू नहीं टीच करना। मैंने बेसिकली आपको बताना है कि कैसे आप नए आइडियाज से किसी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो और नंबर 2 कैसे आप नए आइडियाज से जो 5 मिनट का काम है वो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये नया आइडिया जो है अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। आज का बेसिक आइडिया ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमें एक्सट्रीम सिचुएशन का अंदाजा होता है कि एट मैक्सिमम क्या हो सकता है, एट मिनिमम क्या हो सकता है, और ये हमें बहुत अच्छी तरह पता होता है। हम वही नॉलेज यूज कर सकते हैं इस बात को समझने के लिए कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें क्या होगा। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू हमारे पास गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collides with a stationary object of mass 13 kilogram elastically. What will be the velocity of 7 kilogram object after collision? डायग्राम बना लें। अच्छा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 7 किलोग्राम। ये आ रहा था, ये टकरा गया एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिसका मास था 13 किलोग्राम। इसकी इंपैक्ट से पहले वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। इंपैक्ट के बाद कितनी होनी है ये हमने मालूम करनी है कि इंपैक्ट के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। अब अगर तो आपको फार्मूले का पता हो तो आपके लिए शायद सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सपोज करें कि आपको फार्मूला नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फार्मूला को अप्लाई करके किसी सिचुएशन में रिजल्ट निकाल सकें। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशंस क्या हो सकती है जिनके बारे में आपको पता है। आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि अगर ये 7 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जो है ये जाके टकराता है किसी बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट से जिसका मास तकरीबन 0 के बराबर हो। आपने अंडरस्टैंड किया, वो केसेस पढ़े हुए हैं, m1 इज फार ग्रेटर देन m2। तो उस केस में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद भी ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। दूसरा आपने एक्सट्रीम केस पढ़ा हुआ है कि अगर ये 7 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उम्मीद है कि मैं कैमरे से बाहर नहीं गया, हाँ ठीक है, 7 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और ये जाके टकरा जाता है बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट से। इतना मैसिव है कि पूरी समझें कि किसी अर्थ से ही टकरा गया है या इससे भी बड़े ऑब्जेक्ट से टकरा गया। तो इन दैट केस क्या होगा, जब आपने पढ़ा होगा m1 इज फार लेस देन m2, उस केस में अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टकराया है तो 10 से ही वापस जा रहा होगा इधर को। अब ये दो एक्सट्रीम केसेस है, जो भी केस होना है वो इनके दरमियान होना है, इन बिटवीन। एक एक्सट्रीम केस है कि 10 से इधर को जा रहा है, एक एक्सट्रीम केस है 10 से इधर को जा रहा है। यहां पे क्या बताई हुई है चीजें, यहां पे बताया हुआ है कि 12 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा हो, नहीं हो सकता। 12 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा हो, ये भी नहीं हो सकता। अब दो केसेस, दो जो हैं वो तो खत्म हो गई हैं, क्योंकि दो एक्सट्रीम केसेस हैं वो हमारे कहां से कहां तक हैं, इसको आप -10 कहोगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ये नेगेटिव होती है वेलोसिटी, तो आप कह लो कि -10 से लेके +10 के दरमियान हमारा जवाब आना है। ये कैसे पता चला? हमें दो एक्सट्रीम्स अप्लाई करके पता चला। अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि ऑप्शन बी करेक्ट है या डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही इसके दरमियान लाई करते हैं। एक और केस का भी हमें पता है, अगर 7 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जो है वो 7 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट से ही इलास्टिकली टकराता, फिर इसकी वेलोसिटी कितनी होनी थी? फिर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 0 हो जानी। इसका मतलब है
कि हमारा ऑब्जेक्ट जो टकराया वो 13 किलोग्राम से टकराया, इसका मतलब 7 से बड़ा है 13 और इन्फिनिटी से छोटा है। तो इसका मतलब है इन दोनों केसेस के दरमियान कुछ होने वाला है। यानी अब हमने इस केस से भी कंपेयर किया तो हमें पता चला कि -10 से 0 के दरमियान का ये आंसर है इस रेंज में। और -10 से 0 के दरमियान मतलब ये है कि अगर देखो 3 मीटर पर सेकेंड अपोजिट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आपको फार्मूला आता होता तो इतना मुश्किल नहीं था, आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते थे m1 - m2 ओवर m1 + m2 करते v1 डैश और v2 इस केस में 0 है तो वो नहीं आएगा, तो इजीली फाइंड हो सकती थी। लेकिन मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया इन केस के आपको फार्मूला नहीं आता। दूसरा ये कि मैं आपको एक आइडिया टीच कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे ये आइडिया आप अप्लाई करके कोई खास बेनिफिट ना कर सको, किसी और सिचुएशन में आइडिया अप्लाई करो वहां पे बेनिफिट मिल जाए। इसी तरह हमने ये मजीद MCQs पे भी ये आइडिया जो है वो अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट आपके पास MCQ है जिसमें ये आइडिया आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, आपके पास हल ही नहीं बचेगा और कोई सॉल्व करने का तरीका ही नहीं होगा। A mass of 1 kilogram is moving in a vertical plane loop of radius 1 meter। एक मास है 1 किलोग्राम का, वो वर्टिकल लूप, वर्टिकल होती है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह से, तो वो वर्टिकल लूप में मूव कर रहा है जिसका रेडियस जो है वो 1 मीटर है। अब आपने ये बताना है और उसकी स्पीड भी आपको गिवन है, स्पीड इसकी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, कंसिस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब आपने ये बताना है कि इस केस में रस्सी के अंदर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। किसी भी टाइम पे टेंशन फाइंड की है ना, ये नहीं है कि यहाँ की हमें बताया नहीं वह कहाँ टेंशन फाइंड की, हमने बताना है कि रस्सी कौन सी वैल्यू टेंशन की हो सकती है इस केस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं 80 न्यूटन है, 95 न्यूटन है, 120 न्यूटन, 49 न्यूटन। अब जरा समझो कि एक्सट्रीम केसेस क्या है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हो तो या 2 एक्सट्रीम केसेस हैं, ये हाईएस्ट लेवल है, ये लोवेस्ट लेवल। और किसी भी टाइम पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होनी है वो तो थ्रू आउट सेम रहनी, पूरी मोशन के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपकी वो नहीं चेंज होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फार्मूला है, Fc = mv² r। वो अगर इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करते हो, ये 1 है, ये 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 को आपने 1 से डिवाइड किया तो ये 100 न्यूटन आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब याद रखो कि जो रस्सी में टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। समझो कैसे, अगर ऑब्जेक्ट मिनिमम पॉइंट पे है, मैंने बताया ना एक्सट्रीम्स डिस्कस करनी है, एक एक्सट्रीम है कि बहुत ही नीचे चला गया है, मूव करते हुए मिनिमम चला गया, अब उसने ऊपर ही आना है वापस, तो इन दैट केस इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो इस डायरेक्शन में हो रही होगी, और जो इसका वेट होगा वो भी डाउनवर्ड होगा जो कि 9.8 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, रस्सी में जो टेंशन होगी, टेंशन की वैल्यू यहाँ पे आनी है 109.8 न्यूटन। अब अगर आप इस पोजीशन पे देखो तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी, यहाँ पे टेंशन मिनिमम होगी और वो 100 में से आप 9.8 न्यूटन उसका वेट माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 90.8 न्यूटन। तो यहाँ पे मिनिमम टेंशन है जो कि इतनी है और यहाँ पे मैक्सिमम है जो कि कितनी आई है 109.8 और 90.2 सॉरी। तो एनीवेज 90 से लेके 110 के दरमियान कोई भी जवाब होता तो हम एक्सेप्ट कर लेते। अब यहाँ पे जो 4 जवाब हैं इनमें से सिर्फ 95 न्यूटन जो है वो इस रीजन के दरमियान है। समवेयर ऑब्जेक्ट यहाँ पे करके जाएगा, यहाँ पर करके जाएगा तो इसके ऊपर रस्सी में जो टेंशन होगी वो 95 न्यूटन होगी यहाँ पे या यहाँ पे, इधर करके तकरीबन इतने एंगल पे। तो कैसे पता चला है, हमें 2 एक्सट्रीम्स को डिस्कस किए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये रस्सी टूटेगी किस पॉइंट पे, तो जाहिर है उस एक्सट्रीम पे टूटेगी जहाँ पे इसके अंदर टेंशन मैक्सिमम होगी, वहां पे टूटने के चांसेस ज्यादा है।
तो वो कौन सी एक्सट्रीम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमने एक एमसीक्यू जो कि ऑलमोस्ट एफएससी लेवल के लिहाज से आउट ऑफ हमारी इमेजिनेशन हो जाता है, लेकिन अगर आ जाए तो हम इसको प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करके एक्सट्रीम्स को नॉलेज अप्लाई करके उसके दरमियान जो भी सिचुएशन होगी उसको हम मान लेंगे। हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है जिसमें पूछा गया है विस्कोसिटी ऑफ सॉलिड्स विल बी। सॉलिड्स की विस्कोसिटी क्या होगी, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, इसके नीचे भी लिंक दे दूंगा, आप ऐड हो सकते हैं। उस ग्रुप में किसी ने मेरे से पूछा था ये एमसीक्यू और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। जीरो होगी, इन्फिनिट होगी सॉलिड्स की विस्कोसिटी, नेगेटिव, नियरली जीरो। अब देखें, एक तरह से अगर हम सोचें तो सॉलिड्स मटेरियल्स की विस्कोसिटी नहीं होती, और वो विस्कोसिटी का कांसेप्ट हम सॉलिड पे अप्लाई नहीं करते। तो इन अ वे ज्यादातर लोगों को यही लगेगा कि जीरो राइट आंसर है, लेकिन हमने किसी प्रॉपर सेंस में सोचना है। प्रॉपर सेंस में अगर सोचें तो हमारे पास जो मटेरियल्स जिनकी हमें विस्कोसिटी का पता है, सबसे पहले हमें पता है कि एयर जो है ऐसी चीज है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम होती, नियरली इक्वल टू जीरो होती, और दूसरे उसके ऊपर वाटर है जिसकी विस्कोसिटी एयर से ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो आम हमारी डीलिंग के हैं मटेरियल्स जो हम घरेलू इस्तेमाल करते हैं, उसमें शहद की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर एंड एयर। एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे याद नहीं है, आइंस्टाइन ने कहा है कि फिजिक्स इस बात का नाम नहीं है कि 4 वैल्यूज आप याद कर लो, फिजिक्स इस चीज का नाम है कि आपको कॉन्सेप्ट को, आइडिया को अप्लाई करना आता। अब हनी जो है इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी बहुत कम है। अब आप सॉलिड्स की वैसे विस्कोसिटी होती नहीं है, लेकिन मतलब ये कि विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट हम सॉलिड्स पे अप्लाई नहीं करते, लेकिन हमने सोचना टेक्निकल तरीके से है। अब आपकी इसकी एक और एग्जांपल दूं, आपको क्या लगता है स्टील में इलास्टिसिटी होती है? किसी आम बंदे से पूछ लो, उसे कहो जी ये स्टील जो है इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, वो आपकी बात पे हंसेगा, वो कहेगा स्टील में कहां से इलास्टिसिटी आ गई, इलास्टिक तो रबड़ होती। लेकिन आपको पता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स स्टील की इलास्टिसिटी रबड़ से बहुत ज्यादा होती है। तो क्योंकि फिजिक्स किसी चीज को उस तरह नहीं सोचती जिस तरह से एक कॉमन बंदा सोच रहा है, किसी मैथमेटिक्स से लेके आना है। तो अब यहां पे देखो तो सॉलिड जो है वो हनी के ज्यादा करीब लगता है, हमें अपनी कॉमन सेंस से लगता है कि मैं सॉलिड को यहां पे करके रखूंगा कहीं। एयर जैसा तो सॉलिड बिल्कुल भी नहीं है, वाटर जल्दी से निकल जाता है, जो है वो हनी बहुत देर से निकलता है, किसी डब्बे में डाल दो, सॉलिड किसी डब्बे में डालोगे शायद निकलेगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं करेगा। तो इस लिहाज से भी हनी के ऊपर। और दूसरा जो है हमारे पास, अब ये एक मतलब ये बता रहा हूं कि आपने जब आपके सामने एमसीक्यू आता है आपके ज़हन में 40 सेकंड्स में आप इतना की सोच सकते हो, तो उस लिहाज से आप कहोगे कि सॉलिड की विस्कोसिटी क्योंकि सबसे ज्यादा है इसलिए इनफिनिट होगी। अब मैं आपको प्रॉपर आइडिया बताता हूं कि प्रॉपर तरीका क्या है कैलकुलेशन का, जो आमतौर से 40 सेकंड्स में आपके ज़हन में नहीं आता। उसके मुताबिक भी इनफिनिटी बनती है। ड्रैग्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, F = 6 पाई ईटा R VT। अब सॉरी VT नहीं है, वही है सिर्फ जस्ट इसमें। अब ईटा की वैल्यू अगर यहां से फाइंड करो कितनी होगी, F ओवर ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 6 पाई RV। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट में से कोई चीज मूव करने की कोशिश करे, सॉलिड उस पर कितनी फोर्स लगाए? डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा। मतलब ये बुलेट है, एयर में शायद 100 मीटर गुजर जाती, पानी में भी 10 मीटर तक गुजर जाती, लेकिन अगर इस व्हाइट बोर्ड को लगे तो जरूरी नहीं है कि व्हाइट बोर्ड के पार भी हो, व्हाइट बोर्ड से इतनी सी भी गुजरे। तो मतलब ये कि जो चीज जल्दी ऑब्जेक्ट को रोक रही है वो ज्यादा फोर्स लगा रही है। नॉर्मली तो यही होता है ना ऑब्जेक्ट पे, जब हम रूल लगाते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो मकसद ये है कि जो चीज जल्दी से रोक रही है, बुलेट आई जिसने थोड़े फासले में रोक रही है, उसने ज्यादा फोर्स लगाई। इसका मतलब है सॉलिड्स में से जब कोई चीज मूव करने की कोशिश करती है वो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर। सॉलिड्स इतने आराम से अपने अंदर से किसी चीज को नहीं गुजरने देते, तो इसलिए आज से सॉलिड्स फोर्स ज्यादा अप्लाई करते हैं। ईटा जो है वो इस फार्मूले में फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है उसका एक तरह से, हालांकि एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन सॉलिड्स के लिए फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है,
इसलिए सॉलिड्स के लिए ईटा भी बहुत ज्यादा आएगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम देखते हैं गोली गुजर जाती है, सॉलिड्स में से गुजर जाती है, तो सॉलिड्स का ईटा बहुत ज्यादा होगा, आइडियली इनफिनिट होगा। तो मकसद ये है कि यहाँ पे भी आप जनरल कॉन्सेप्ट जो आपका एफएससी का वो अप्लाई करके आंसर नहीं निकाल सकते थे। आपने एक्सट्रीम सोची, आपको एयर का पता था जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, आपको हनी का पता था, आपने कंपेयर किया, आपको लगा कि सॉलिड जो है वो हनी जैसा होता है, एयर जैसा नहीं होता। तो ये एक्सट्रीम्स का आइडिया जो है, जो आपको पता है उससे कंपेयर करने का, शायद यहाँ पे भी आपके काम आ सकता है।